हाय गाइस, आई एम पंकज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल वे टू स्टडी। आज की हमारी वीडियो है फॉर क्लास 12। चैप्टर नंबर इज 3 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। पिछली वीडियो में हमने 5 टॉपिक कवर कर लिए थे, तो जिन्होंने भी वीडियो नंबर फर्स्ट नहीं देखी जाके सबसे पहले वीडियो नंबर फर्स्ट देखो बच्चों, ताकि आपके जो भी डाउट्स है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो सके। इस वीडियो के अंदर हम सारे टॉपिक आज खत्म करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं विथ योर 6th टॉपिक, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें टॉपिक के अंदर हमें पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, विच इज़ योर डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून। सिंपल सा मतलब है, समझ आ गया कि मानसून के ऊपर जो इंडियन एग्रीकल्चर है काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। मैं कहूँगा कि 50% से ज़्यादा इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे ही डिपेंडेंट है। जितने भी आप स्टेट्स हैं इंडिया में, सबको अगर जोड़ लेते हो, राइट, क्योंकि सारे इतने डेवलप नहीं है। सो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मानसून, बारिश पे निर्भर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, लो प्रोडक्टिविटी। इंडिया के अंदर हमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री से आप कंपेयर करो, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो लो प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन है, आगे अब हम टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट वन इज थर्ड, कंसंट्रेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेप्टनेस। सिंपल सा मतलब है, जो फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं कर्जे में फंस जाते हैं। राइट, डेप्ट हो जाता है उनके ऊपर, बिकॉज ऑफ उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए पैसों से, जैसे कि केमिकल्स चाहिए, केमिकल यानी कि फर्टिलाइजर्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न आपके जो वेपन्स कह रहा हूँ, मॉडर्न जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वो चाहिए। राइट, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन एग्रीकल्चर, तो वो चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अच्छे से खेती कर सके। और बाकी जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो भी चाहिए, जैसे लेबर हो गए आपके, और बहुत सारी चीज़ें, जिससे वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। बट यहाँ पे क्या होता है, उल्टा ही हो जाता है। मान लो उनको सीड्स चाहिए, उनको केमिकल चाहिए, HYV सीड्स जो चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो जो गरीब किसान होते हैं वो पैसा लेते हैं और वो सोचते हैं कि जो भी हम एग्रीकल्चर करेंगे उसको जाके बेच देंगे, उससे हमें प्रॉफिट होगा, हम वापस कर देंगे। बट ऐसा होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि उसका उल्टा हो जाता है, लाइक यू आर प्लानिंग समथिंग, बट बारिश हो गई या कुछ ज़्यादा ही आपके फसल बेसिकली ख़राब हो गई फार्मर की, तो वो उल्टा उस डेप्थ में फंस जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी देखने को हमें इंडिया में मिलती है। राइट, उसके बाद आते हैं स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। बेसिकली जो खेत हैं, जैसे ये मान लो एक खेत है, ठीक है, और एक ये खेत है। अब दोनों के साइज में देखो काफ़ी हद तक बहुत, ये बड़ा ये छोटा है, तो यहाँ पे खेती करना, यहाँ पे आप मशीन चलाना, ट्रैक्टर चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बट यहाँ पे वो चीज़ इजी है और यहाँ पे आप फिर प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हो, हाई प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, यहाँ पे लो देखने को मिलेगी। तो इंडिया में यही दिक्कत है कि जो लैंड है ना वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। मान लो एक किसान के पास यहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन है, उसके बाद यहाँ किसी और की ज़मीन है बड़ी, फिर उसकी ज़मीन यहाँ पे है, फिर बीच में किसी और की ज़मीन हो गई, फिर उसकी ज़मीन यहाँ पे। तो जो फार्मर ए था, इसकी ज़मीन यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। तो मान लो अगर ये सारी ज़मीन इसकी छोटी छोटी हिस्सों में बटी हुई है और यही ज़मीन इसकी एक साथ बड़े जगह पे होती, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाता। बट अब क्योंकि ज़मीन टुकड़ों में बढ़ चुकी है, फ्रेगमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, उस वजह से क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो बेसिकली जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो सकती थी, बट हो नहीं पाती बिकॉज ऑफ दिस इशू। तो ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर। ठीक है, लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन, यानी कि जो फार्मर है उसको यही नहीं पता कि किस तरीके से जो खेती उसने करी है उसको कैसे मार्केट में बेच सकता है, कैसे लोगों से, जो बीच में मिडल मैन होते हैं उससे बच के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकता है। बेसिकली उसको बिजनेस क्रिएट करना नहीं आया, अपने जो मेहनत करता है, वो जो क्रॉप उगाता है उसको बेचना नहीं आया ढंग से, कमर्शलाइज नहीं कर पाता। तो ये भी काफ़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनको लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितनी सैलरी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। काफ़ी लेबर्स होते हैं जो काम करते हैं, फॉर एग्जांपल 300-300 रुपये में पूरे 8-8-9-9 घंटे काम करते हैं सुबह से लेके शाम तक। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, काम ज़्यादा है, बट वहाँ पे जो इनकी पेमेंट है वो उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज ऑफ जो भी आप कंडीशन कह लो कि इतने ज़्यादा लोग हैं या एग्रीकल्चर में इतने ज़्यादा लोग घुसे हुए हैं, उसकी वजह से। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, यानी कि जो भी हमारे पास ऐसी ज़मीन है जिसमें हम खेती कर सकते हैं, काफ़ी प्रॉपर उसके अंदर वो है, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन से बाकी सारी चीज़ें हैं, बट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और हम उसको बिल्डिंग्स बनाने में, रोड बनाने में यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेट्रोज बन रहे हैं, आपको पता है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट के नाम पे। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारी कल्टिवेटेबल लैंड है उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ योर 7th, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, कि ग्रीन रिवोल्यूशन से कैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम बट द प्रोडक्शन ऑफ फूड वाज द मेन। जैसे हम इंडिपेंडेंस हुए 1947 के बाद, जो आज़ादी मिली, उसके बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत आई थी ना वो यही आई थी कि जो फूड है वो उसकी शॉर्टेज हो गई थी। लोग माल न्यूट्रिशन से मर रहे थे, लाइक कुपोषण की वजह से लोग मर रहे थे, समझ रहे हो, खाने की वजह से लोग मर रहे थे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आई थी, बिकॉज हमारे पास जो हमारी पॉपुलेशन थी उसको
फीड करने के लिए इतनी ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं थी, बिकॉज ऑफ नॉट लैंड और समथिंग। हमें पता ही नहीं था कि इस ज़मीन पे कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट उसमें बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन होती थी बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ सीड्स और बाकी सारी चीज़ें जो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले थी। ठीक है, वो सारी इसमें पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट कह रहा है ओनली 2 सॉल्यूशन वर पॉसिबल फॉर दिस। 2 सॉल्यूशन थे, कौन कौन से देखते हैं भाई। फर्स्ट वन इज ए इंक्रीज द लैंड एरिया फॉर द फूड क्रॉप। या तो आप लैंड बढ़ा लो, ठीक है, जितनी ज़्यादा ज़मीन बढ़ा लोगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इंक्रीज पर हेक्टर प्रोडक्शन, यानी कि उसी ज़मीन पे जो उसकी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप पहले 100 किलो उगा रहे थे, तो उतनी ज़मीन पे अब अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करोगे तो आप 200 किलो 300 किलो उगा सकते हो वही अनाज। ठीक है, तो ये कर सकते हो। 2 ऑप्शन थे आपके पास। तो अब क्या हुआ देखते हैं थर्ड पॉइंट में। फर्स्ट सॉल्यूशन वाज नॉट पॉसिबल एज वर वी ऑलरेडी यूज्ड ऑल द एरिया। पहला जो सॉल्यूशन था यानी कि ज़मीन बढ़ा लो, ज़मीन है ही नहीं भाई, कहाँ से बढ़ाओगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था। सेकंड क्या था देखते हैं फोर्थ पॉइंट। टू इंक्रीज पर हेक्टर प्रोडक्शन इंडिया लॉन्च अ प्रोग्राम इन लेट 1950। याद रखना 1950 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ एक 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसका नाम था इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, IADP, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू प्रोग्राम इज इनिशिएटेड इन 144 डिस्ट्रिक्ट एज इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। बट ड्यू टू 1960 ड्राफ्ट फूड प्रोडक्शन अगेंस्ट डिक्लाइन इन इंडिया। बहुत बढ़िया, देखा कि 1964 में फिर से ड्राफ्ट आया, सूखा पड़ा, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन फिर से नीचे चला गया। अब क्या देखने को मिलता है, हमें लास्ट सेकंड पॉइंट में देखते हैं, सॉरी 8th में। फॉर्चुनेटली एट द टाइम ऑफ मैक्सिको हैव डेवलप्ड HIV सीड्स ऑफ द वीट्स, फिलीपींस हैव डेवलप्ड द राइस सीड्स। ठीक है, अब ये हमारी खुशकिस्मत थी कि उस टाइम पे जो HIV सीड्स थी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, वो डेवलप हो चुकी थी वीट की, एंड फिलीपीन ने डेवलप कर दिया था राइस की। तो उसकी वजह से इंडिया ने कैसे आगे तरक्की करी वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। The strategy of agriculture developed instantly increased the food gain production at very first rate. This agriculture growth came to be known as ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से इसको जानते हैं। जैसे ही हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करी टेक्निक से, बताऊंगा क्या क्या चीज़ें, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन हमको इंडिया में देखने को मिली, और तब जाके फूड प्रोडक्ट जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं एक टॉपिक की तरफ, विच इज योर कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब आपको समझ आ जाएगा ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें थी और जिसकी वजह से हम इतना इंप्रूव कर पाए इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन। पहला है आपका HIV सीड्स, जिसको हम जानते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के नाम से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखते हैं फटाफट। डबल क्रॉपिंग इज पॉसिबल, यानी कि एक टाइम पे आप डबल क्रॉपिंग कर सकते हैं, द सेंस ऑफ कि 3 महीने के लिए मान लो आपने धान उगा लिए, राइस पैडी जो भी कह लो, उसके बाद 3 महीने के बाद आपने दूसरी प्रोडक्शन कर ली, तो ये काफ़ी ईजी हो गया HIV सीड्स की वजह से। पर हेक्टर कंजप्शन ऑफ वाटर इज लो। अब क्योंकि जो HIV सीड्स होती है वो काफ़ी डेवलप्ड होती है, सीड्स काफ़ी अच्छे तरीके से कह लो, क्वालिटी उसकी काफ़ी अच्छी होती है। क्या होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। तो अब क्वालिटी अच्छी है तो प्रोडक्शन भी हाई होगी। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वाटर कंजप्शन जो था वो काफ़ी हद तक इसने कम कर दिया। ठीक है, पर हेक्टर कंजप्शन ऑफ वाटर इज लो। उसके बाद लो कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर। अब आपको खाद भी ज़्यादा नहीं डालने, फर्टिलाइजर कम से कम डालना है, बिकॉज सीड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो वो कम फर्टिलाइजर में भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को वहाँ पे मिल जाता था। तो ये फायदे थे HIV सीड्स के। ठीक है, HIV सीड्स। इरिगेशन, अब इरिगेशन ने कैसे इंपैक्ट डाला वो देखते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आफ्टर HIV सीड्स आर इरिगेशन। इरिगेशन मतलब जो सिंचाई करते हैं हम पानी से। सेकंड पॉइंट इज इंडिया 70% ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। देखा मैंने कहा था 70 तो 50 तो ये 70 है, 70% के आसपास क्या है डिपेंड करता है इंडिया में, सारे डिपेंडेंस हैं रेन वाटर पे। नाउ द थिंग इज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड मनी टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसने काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे उनको पैसे बांटे, उन्होंने फुल सपोर्ट करा कि भाई ग्रीन रिवोल्यूशन हमें किसी भी हालत में सक्सेसफुल चाहिए। अब उसके लिए चाहे आपको कितने पैसे चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करी। बेसिकली बजट लोकेशन जो भी अलॉट हुआ तो एग्रीकल्चर की तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया उस टाइम पे, बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत यही थी भाई। नेक्स्ट आ जाओ केमिकल फर्टिलाइजर। अब इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करी। पर हेक्टर कंजप्शन इंडिया इज 91 kg, सिर्फ 91 kg, विच इज इक्वल टू द एवरेज कंजप्शन इन द वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, प्रॉब्लम लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब केमिकल फर्टिलाइजर से फायदे तो होते हैं बिकॉज आपके प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं, बट इसका एक नुकसान भी है कि जो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है, जो नेचुरल एक स्ट्रेंथ होती है न्यूट्रिशंस की, वो कम हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये तो बहुत बड़ी एक समस्या है केमिकल के साथ, जिससे अभी सारे हम इंडिया या सारा वर्ल्ड जूझ रहा है कहीं ना कहीं। बट द थिंग इज देखो क्या होता है, बट द थिंग इज केमिकल फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको लिखने हैं, बट लास्ट में इसका प्रॉब्लम भी लिखनी है। फोर्थ वन इज मैकेनिकल इनपुट, इसका भी बहुत बड़ा हाथ था। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल इनपुट्स मतलब जितने भी आपके टूल्स होते हैं,
ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रैक्टर से लेके और जितने भी छोटे मोटे बड़े टूल्स होते हैं सारे। फिफ्थ है आपका प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स, यानी कि अब ये केमिकल्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट, DOT, BMC, लिंडम, ये याद रख लो, ठीक है, बस इतना लिख दोगे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फंगीसाइड्स में आता है आपका बॉर्डर और बॉर्डर मिक्सचर, जो भी नाम है केमिकल्स के, ये आप देख सकते हो और ये आपको एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि 5 कंपोनेंट्स हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, जिन्होंने मिलके ग्रीन रिवॉल्यूशन में हेल्प करी, सक्सेसफुल हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ HYV सीड्स ने ही हेल्प करी ग्रीन रिवॉल्यूशन में, ये सारी चीज़ें भी हैं जिस पर ध्यान दिया गया और ये कंपोनेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन के फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। समझ आ गया, 8 पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक। आगे बढ़ते हैं 9th टॉपिक की तरफ, विच इज इनपुट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या क्या हुआ। पॉजिटिव इनपुट्स क्या हुए भाई, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बढ़नी था और वो बढ़ा। उसके बाद इंक्रीज इन पर हेक्टर प्रोडक्शन भी बढ़ी है। मैंने बता दिया था एग्जांपल, जब पहले आप 100 किलो उगा रहे थे तो वहीं पे आप 2 से लेके 300 किलो भी उगा सकते हो बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। जो आपका पर हेक्टर प्रोडक्शन होता है, यही बोलते हैं कि बिना जमीन को बढ़ाए आपने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लिया क्रॉप के। नेगेटिव इंपैक्ट देखते हैं भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव आए ना आए नेगेटिव जरूर आ सकता है। फर्स्ट वन इज रीजनल डिस्पैरिटीज, यानी कि कहीं ना कहीं हमको भेदभाव देखने को मिला स्टेट्स के अंदर। इंडिया की बात कर लो, हरियाणा की और पंजाब की कर लो, है ना, ये तो आपके आ गई है। हरियाणा पंजाब में देख लो भाई, जिस तरीके से एग्रीकल्चर होता है वो लेवल बिहार, उड़ीसा और यूपी में नहीं मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। लोग अभी भी पुरानी मशीन यूज़ कर रहे हैं, बैल यूज़ कर रहे हैं, बट इंडिया, पंजाब और हरियाणा के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इन टर्म ऑफ जितने भी टेक्नोलॉजीज़ है, HYV, जितने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन उन्होंने अडेप्ट करे। सबसे पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हाई अडेप्टेशन थी वो हरियाणा और पंजाब की तरफ से ही थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ उनके पास पैसा था, जो भी रीजंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट, बस फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि रीजनल डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी, हर स्टेट में एक जैसा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट है वो देखने को नहीं मिलता। सेकंड वन इज इसके रीजंस हैं बिकॉज ऑफ, सबसे पहला रीजन यही है, रिसोर्सेज, पैसा उनके पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद फिर उनके पास टेक्निक्स यूज़ करने की अच्छी है, उन्हें पता है कैसे प्रोडक्शन करना है, तो ये आ सकता है एग्जाम में कि क्यों, ठीक है, क्यों रीजनल डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिलती है। सेकंड वन इज इंटरक्रॉप बेसिकली जो भी आपको पता होगा कि पहले आप 3 महीने ये वाली खेती कर लो, राइस उगा लो, फिर वीट उगा लो, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपकी सॉइल फर्टिलिटी कहीं ना कहीं उसको टाइम नहीं मिलेगा टू री इन्वॉल्व, जो भी आपका न्यूट्रिशंस है सॉइल के अंदर वो काफ़ी जल्दी वेस्ट होते हैं। और जब आप केमिकल इतनी ज़्यादा डालोगे, केमिकल डालते ही हैं, तो कहीं ना कहीं सॉइल की जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे मोटे, वो ख़त्म हो जाते हैं और जो सॉइल नेचुरली जो ग्रोथ दे सकता था पहले, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इंटरक्रॉपिंग की वजह से प्रॉब्लम देखने को हमें मिलती है ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा आता है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि भाई कि जब आप केमिकल यूज़ करते हो तो इससे वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है, तो जो आपके बेसिकली इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हार्म करता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। फार्म साइज़ वेरिएशन, यानी कि वही है कि फार्म साइज़ की जो वेरिएशन हमें देखने को मिलती है कि साइज़ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी के पास इतनी ज़्यादा लैंड है, किसी के पास बिल्कुल लैंड नहीं है, किसी किसान के पास, तो ये चीज़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भी ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि छोटे जो फार्मर्स हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन को इतनी अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू जिनके पास बड़ी ज़मीन है। समझ में आ गया। तो ये थे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशंस। क्लियर। 10th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ योर फूड ग्रेन। फूड ग्रेन बहुत ईजी है, पढ़ते जाओगे समझ आएगा, इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, इतना ईजी है, इतना सिंपल, मतलब इंग्लिश में मैंने इसको कर दिया कि इतनी कोई टिपिकल इंग्लिश नहीं लिखी कि आपको समझ ही नहीं आएगी। आ जाओ। 10 टॉपिक है फूड ग्रेन, यानी कि ऐसे ग्रेन्स जो हम खा सकते हैं, जिसको हम फूड बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं, फूड ग्रेन्स ऑक्यूपाई अबाउट 2/3 ऑफ इंडियन टोटल क्रॉप एरिया। कितना ऑक्यूपाई करता है भाई? 2/3, याद रखना। नेक्स्ट वन इज दे आर ग्रोन अक्रॉस द कंट्री वेदर फॉर सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग, है ना। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मैंने बता रखा होगा आपको कि जब हम अपने लिए यूज़ करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम बोलते हैं अपने लिए, सेल्फ कंजप्शन, राइट। सेल्फ कंजप्शन के लिए आप यूज़ करते हो, अपनी फैमिली के लिए खुद खाते हो, मौज काटते हो, कोई दिक्कत नहीं। कमर्शियल मतलब जब आप उसको मार्केट में जाके बेच देते हो, जब एक्स्ट्रा हो जाए, या बेसिकली आपका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि मैं इस प्रोडक्शन से, इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से क्या करूँगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये दो चीज़ क्लियर होनी चाहिए जब आप एग्रीकल्चर करते हो। आपको पहले पता होता है या मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो इस हिसाब से करूँगा, कमर्शियल कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ता है और उस तरीके से करते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट इज फूड ग्रेन्स आर डिवाइडेड इनटू सीरियल्स लाइक
राइस, व्हीट एंड पल्सेस लाइक ग्राम, तूर, मूंग की दाल, जो भी कह लो, जितने भी दाल हैं वो सारे ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं भाई? अबाउट, पहला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, सीरियल पॉइंट क्या कह रहा है? सीरियल्स कवर्स अबाउट 54% ऑफ इंडिया क्रॉप्स एरियाज इन इंडियन प्रोडक्शन, 11% ऑफ द वर्ल्ड सीरीज। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें समझाने वाली। बी, राइस एंड व्हीट आर फाइन ग्रेन्स एंड ज्वार, बाजरा, मेज आर कॉर्स ग्रेन्स। तो बेसिकली इसका मतलब होता है जो फाइन ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके स्मूथ दिखते हैं आपको, है ना, स्मूथ होते हैं, और उसकी जो प्रोसेस होती है उसको साफ सफाई अच्छे तरीके से उसको फार्मर भी अच्छे तरीके से रखता है, तो वो फाइन होते हैं बेसिकली। जैसे व्हीट आपने देखा हो, राइस हो, तो इसमें ज़्यादा आपको कोई कूड़ा कबाड़ा ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, और ये बहुत प्यारे दिखते हैं जो दाने होते हैं इनके, है ना। बट जो कॉर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, इसका हिंदी अगर आप सर्च करो गूगल तो इसका मतलब होता है खुरदड़े या इस टाइप की चीज़ें, रफ टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये जो आपके रागी, मेज़, ये चीज़ें होते हैं, आपने देखा होगा इनके जो दाने होते हैं, जो इनके जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत थोड़े रफ से होते हैं ना, और इनको इतने ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इसमें फार्मर्स अगर ध्यान नहीं भी देता तो चल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बेसिकली इसका मतलब। अब आ जाओ राइस के ऊपर। राइस पे एक अलग टॉपिक है भाई, फिफ्थ। क्या कह रहा है भाई? राइस, राइस इज द मेन फूड क्रॉप फॉर मोस्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। पता ही होगा आपको, चावल के बिना तो इंडिया में क्या ही है। बी, ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, अलग अलग क्लाइमेट्स पे होते हैं। सी लेवल टू 2000 मीटर इन हाइट, कितनी मीटर होती है इसकी? 2000। वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, पंजाब, एंड ये क्या आपके टॉप प्रोड्यूसर है। बिहार भी हो सकता था इसमें, बट ठीक है, नहीं है। तो आप वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब ही लिखना, क्योंकि जो एग्जाम में जिससे मार्क्स मिल सके, सिंपल सी बात है। राइस फार्मिंग इन पंजाब एंड हरियाणा स्टार्टेड इन 1970s आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, यूजिंग बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, बता रखा है मैंने आपको। राइस ईल्ड्स आर लोअर इन रेनफेड एरिया लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो यहाँ पे बेसिकली बारिश कम होती है, तो यहाँ पे इसलिए ये जो राइस की जो फील्ड है आपको देखने को नहीं मिलती क्रॉपिंग। क्लियर, बहुत ईजी, मजा आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं वीट की तरफ। वीट क्या कह रहा है भाई? वीट इज इंडिया सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल। ठीक है, राइस के बाद वीट ही है भाई। उसके बाद इंडिया प्रोड्यूस 12.8 ऑफ द वर्ल्ड वीट्स, ग्रोन मेनली इन नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन। राबी क्रॉप्स, राबी के अंदर आता है, याद रखना। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आर टॉप प्रोड्यूसर्स। क्लियर, बहुत इजी। पंजाब एंड हरियाणा हैव द हाईएस्ट वीट इल ड्यू टू इरीगेशन। ठीक है भाई, मान लेते हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी है। बेसिकली इरीगेशन की वजह से जो पानी की सिंचाई इतनी अच्छी करता है पंजाब और हरियाणा की, वो हाईएस्ट नंबर पे आ गया है वीट के अंदर, राइट। नेक्स्ट आते हैं कॉर्सेस सीरियल्स। सीरियल्स की प्रोनाउंसिएशन भाई उस पर मत जाना। फर्स्ट पॉइंट पे आओ। कॉर्सेस सीरियल्स टेक अबाउट 16.5% ऑफ इंडियन क्रॉप्स। ठीक है, जिसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं अभी देख लेते हैं। जवार आ जाता है, जिसको सोगम के नाम से भी जानते हैं, ग्रोन इन सेमी एरिड रीजन। ठीक है, स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र। बाजरा, ग्रोन इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स लाइक राजस्थान, महाराष्ट्र एंड जितने भी आपके सूखे थोड़े एरिया हैं जहाँ पे बारिश कम होती है। मेज इज ग्रोन और ऑल ओवर इंडिया लाइक पंजाब, नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन्स। और फूड एंड फोडर, इट इज़ मेजर फूड एंड फोडर क्रॉप्स। फोडर मतलब बेसिकली जो चारे होते हैं, है ना, चारा एनिमल के लिए, तो मेज उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज पल्सेस। तो पहला पॉइंट, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन एंड हेल्प इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, India is the leading producer of pulses, covering 11% of crop area. Gram and tur are the main pulses grown in India. Gram and tur याद रखना। Tur, red gram is grown in dry land area, central and southern India. क्लियर, बहुत ईजी है, समझ में आ गया। बच्चों वाली चीज़ें हैं जो हम 4th-5th क्लास में पढ़ते थे, बट इसको थोड़े अच्छे तरीके से आपको लिखना है बस। नेक्स्ट वन इज ग्राउंडनट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया प्रोड्यूस 18.8 ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंडनट्स। ठीक है, बी पॉइंट, इट्स मेनली अ खारिफ क्रॉप बट कैन ऑल्सो ग्रोन इन ड्यूरिंग द राबी साउथर्न इंडिया। समझ लो भाई। मेन प्रोड्यूसर्स कौन है इसके मेजर? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ओके, तमिलनाडु हैज़ हाई यील्ड ड्यू टू इरिगेशन। ठीक है, बस। नेक्स्ट आ जाओ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑयल सीड्स। तो भाई क्या कह रहा है? मस्टर्ड कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं भाई? ग्रोन मेनली इन नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग द राबी सीजन। क्लियर, ठीक है। सोयाबीन कहाँ देखने को मिलता है? मेजरली प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विच टुगेदर प्रोड्यूस 90% ऑफ द कंट्री आउटपुट। समझ रहे हो भाई, 90%। सनफ्लावर्स, ग्रोन मेनली इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज माइनर क्रॉप इन द नॉर्थन। ठीक है, बट इल एज अ हाई वेयर इट्स इरीगेटेड। ठीक है, जहाँ पे अच्छा पानी मिल जाता है उसको, वहाँ अच्छे तरीके से उग जाते हैं सनफ्लावर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो आपको लिखनी पड़ेंगी, और इसमें कुछ ज़्यादा समझने को है नहीं, याद थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा ना, नाम याद करने पड़ेंगे स्टेट्स, और जो उनके परसेंटेज है वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा आपको।
तो मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। 11 टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज़ फाइबर क्रॉप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, बिकॉज फूड आए ना आए फाइबर कहीं ना कहीं आता है एग्जाम में। ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट, फाइबर क्रॉप्स आर यूज्ड टू मेक आइटम्स लाइक क्लोथ्स, बैग, सेक्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन इज सेकंड, द टू मेन फाइबर क्रॉप्स इंडियंस आर कॉटन एंड जूट। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट और क्रॉप है बेसिकली फाइबर के अंदर वो है कॉटन एंड जूट। ठीक है, याद रख लेना। अब कॉटन को देखते हैं थोड़ा डीपली। कॉटन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप्स ग्रोन मेनली इन द खारिफ सीजन। ठीक है, मानसून सीजन इन सेमी एरिड एरिया। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड। ओके, सेकंड आता है, ठीक है, कॉटन प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना। मेरे को पता है बट आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग कि आपको नहीं पता, तो इस तरीके से चाइना के बाद इंडिया आता है, राइट, क्योंकि मैं तो टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो आई नो दैट। उसके बाद डी, देयर आर 3 मेन कॉटन ग्रोइंग रीजन्स। पहला आपका नॉर्थन वेस्ट इंडिया, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थन राजस्थान। ठीक है, वेस्टर्न में कौन कौन से आ गए, गुजरात एंड महाराष्ट्र। जिसको नहीं पता वेस्टर्न नॉर्थन भाई एक बार समझ लो, मैप में बहुत इजी होता है। मैं लाऊंगा मैप पे भी, अलग से वीडियो लाऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट मैप है आपके एग्जाम के लिए, बट अभी के लिए इतना समझ लो, पता होना चाहिए आपको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ देख लो ईस्ट में कौन कौन से स्टेट्स पड़ते हैं मैप में, नॉर्थ में देख लो, वेस्ट में देख लो और साउथ में देख लो, तो आपको समझ आ जाएगा किसकी बात हो रही है। जैसे वेस्टर्न इंडिया में आपको पता है गुजरात, महाराष्ट्र इस तरफ पड़ता है, तो इसको हम वेस्टर्न बोल देते हैं, राइट। तो इस तरीके से समझ लो, मैप देख लो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साउथन में कौन सा आ गया भाई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, साउथ की तरफ। ठीक है, ये कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज ई, द हाईएस्ट कॉटन यील्ड आर फाउंड इन इरिगेटेड एरिया ऑफ द नॉर्थन वेस्ट रीजन। बहुत ईजी है, समझ आ गया पढ़ते ही। एफ, कॉटन यील्ड आर लो इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कम देखने को मिलता है विदाउट इरीगेशन। ठीक है, फिफ्थ आते हैं लास्ट 4 टॉपिक के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, विच इज योर जूट। जूट क्या कह रहा है भाई, जूट इज यूज फॉर मेकिंग कॉर्सेट क्लोथ्स लाइक बैग्स, सेक्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। बहुत बढ़िया। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड जूट। ठीक है भाई। वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस अराउंड 3/4 ऑफ इंडियन जूट। 3/4 कौन कर देता है, वेस्ट कर देता है, वेस्ट बंगाल। बिहार एंड असम आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट जूट ग्रोइंग रीजन्स। ठीक है, जूट ओनली ऑक्यूपाइज अबाउट 0.4% ऑफ इंडियन टोटल क्रॉप एरिया। जूट कितना करता है, 0.5%। समझ आ गया, तो इतना ईजी है ये चैप्टर। हाँ मानता हूँ लेंदी है, लंबी वीडियो है ये वाली, बट क्या कर सकते हैं भाई, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर खत्म होता है विथ योर लास्ट टॉपिक फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कमेंट करो, आई एम हियर टू हेल्प यू। उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।